Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गाइडली के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर और मैं हूं अखिलेश अवस्थी। दोस्तों, आज के सेशन में हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो लास्ट एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए हैं रिलेटेड टू पॉलिटी। तो यहां पर हम 25 क्वेश्चंस जो आपके पॉलिटी से रिलेटेड हैं वो आज हम यहां पर बहुत अच्छे से जानेंगे दोस्तों। तो बढ़ते हैं अगले सेशन की तरफ, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन आपके लिए हैं जो मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ। गाइडली ने कुछ कोर्सेज लॉन्च किए हैं दोस्तों। ये एक कोर्स है ऑल इन वन अल्टीमेट एक्सप्रेस पैकेज फॉर बैंक एग्जाम्स। जितने भी बैंक एग्जाम्स के स्टूडेंट हैं वो जो तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए पैकेज है। यहाँ पर 650 प्लस लाइव क्लासेस मिलती हैं, 1000 प्लस वीडियो लेक्चर्स हैं, 3000 प्लस मॉक टेस्ट हैं और वैलिडिटी इसकी लाइफ टाइम है। ये इसकी यूनिकनेस है। 2499 इसका प्राइस है, लेकिन 35% डिस्काउंट चल रहा है। यूज़ करिए मेरा कोड AKHI। देन दोस्तों, बैंकिंग फाउंडेशन बैच भी चल रहा है प्री और मेंस के एग्जाम्स के लिए। उसका भी प्राइस 1299 है, लेकिन 35% डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। AKHI मेरा कोड इस्तेमाल कर लीजिएगा, ये डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। देन IBPS क्लर्क फाउंडेशन लाइव का बैच है प्रीलिम्स और मेंस का। यहाँ पर भी आपको 1199 का ये बैच है, लेकिन 35% डिस्काउंट पे अवेलेबल है। तो दोस्तों, बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ। और पहला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो है द टर्म कास्ट वॉज डिराइव्ड फ्रॉम। इंडिया में जो हम टर्म कास्ट इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम हिंदी में जाति कहते हैं, तो ये शब्द कहाँ से डिराइव किया गया था, कहाँ से लिया गया था, इसका प्रयोग सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर है पुर्तगीज। क्या होता है, स्पेनिश और पुर्तगीज लैंग्वेज में, ठीक है, इसको कास्ट नहीं, इसको कास्टा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कास्टा बोलते हैं, जिसका यही मतलब होता है किसी ब्रीड को आइडेंटिफाई करना, किसी ट्राइब को आइडेंटिफाई करना, किसी क्लैन को आइडेंटिफाई करना। तो पुर्तगीज और स्पेनिश वर्ड है कास्ट। तो याद रखिएगा यहाँ पर, क्योंकि हमारे सामने ऑप्शन है पुर्तगीज, तो याद रखिएगा पुर्तगीज वर्ड है और इनके डिक्शनरी में इसको कास्टा के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ग्रेटर इंडिया शब्द का अर्थ है, क्वेश्चन पूछा गया था द टर्म ग्रेटर इंडिया। ग्रेटर इंडिया किस चीज को डिनोट करता है? तो दोस्तों, ग्रेटर इंडिया जो डिनोट करता है वो डिनोट करता है कल्चरल यूनिटी को। किसको? कल्चरल यूनिटी। कल्चरल यूनिटी का मतलब क्या है दोस्तों? यहाँ पर आप जानते हैं कि पूरा का पूरा भारत, बहुत सारे कल्चर्स हैं, उसके बाद भी हम सब एक हैं। कहाँ नहीं गए ना, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विभिन्नता में एकता। आप कुछ अगेन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाइए, दूसरे से तीसरे स्टेट में पूरी तरह से कल्चर बदल जाता है, रहन सहन, पहनावा, सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो ग्रेटर इंडिया वर्ड जो है वो कल्चरल यूनिटी को रिप्रेजेंट करता है। देन, भारत में किसे स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है? मतलब किसे फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कहा जाता है? अब समझ लीजिएगा लोकल सेल्फ गवर्नमेंट क्या होती है दोस्तों। ये जो रूरल में बात करें तो जो पंचायत है ना, जो पंचायती राज है, इसको हम बोलते हैं लोकल गवर्नमेंट। और शहरों में बात करें तो जो म्यूनिसिपलिटी है, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। याद रखिएगा। तो अगेन ये जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, इसकी स्थापना तो सबसे पहले 1687 में, अगर मैं बात करूं तो मद्रास म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की स्थापना हो गई थी, तभी से शुरुआत हो गई थी। लेकिन इसको जो सही रूप दिया है वो किसने दिया है? लॉर्ड रिपन ने। लॉर्ड रिपन हमारे देश के वाइसरॉय थे जो 1880 से लेकर के 1884 तक रहे थे। तो प्रॉपर मॉडर्नाइजेशन इन्होंने किया। तो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट या स्थानीय स्वशासन का जो जनक है, किसे कहा जाता है? लॉर्ड रिपन को। और आज़ादी के बाद दोस्तों क्या हुआ था? आज़ादी के बाद अगर हम यहाँ पर बात करें तो एक बलवंत राय मेहता समिति बनी थी 1957 में। कौन सी? बलवंत राय मेहता समिति। इसी के कहने पर क्या हुआ था? लोकल सेल्फ गवर्नमेंट स्टार्ट करी गई थी। और कहाँ पर? 1959 में राजस्थान के नागौर जिले से इसकी शुरुआत हुई थी। पंचायत सबसे पहले यहीं पर स्टैब्लिश हुई थी। देन, लोकतंत्र के दो रूप हैं। द टू फॉर्म्स ऑफ डेमोक्रेसी आर। तो लोकतंत्र के दो रूप हैं, कौन कौन से दोस्तों? पार्लियामेंट्री एंड प्रेसिडेंशियल, मतलब संसदीय, ठीक है, और राष्ट्रपति। अगेन इंडिया में बात करें तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जहां पर सबसे ज्यादा पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। पार्लियामेंट सारे लॉज बना सकती है, ठीक है। और प्रेसिडेंशियल, तो इसका एग्जांपल क्या है? यूएसए है दोस्तों, अमेरिका, ठीक है। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इंडिया में है और प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहां पर है? यूएसए में है। तो डेमोक्रेसी के ये टू फॉर्म्स होते हैं, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंशियल। देन दोस्तों, द सीट ऑफ मध्य प्रदेश हाई कोर्ट इज लोकेटेड एट।
देखिए क्या होता है, जितने भी हाई कोर्ट हैं उनमें दो चीजें आती हैं, एक आती है सीट वर्ड और एक आता है वर्ड बेंच। बेंच को आप समझ लीजिए उनकी शाखाएं या उनकी ब्रांच, बेंच को आप ब्रांच की तरीके से समझ सकते हैं। सीट मतलब जहां पर वो वास्तविक में अवेलेबल है। तो पूछा गया इसकी सीट जो है, बेंच नहीं पूछी गई है, सीट पूछी गई है। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की सीट कहां पर है? जबलपुर। और बेंच कहां पर है मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों इसकी बेंच दो हैं, एक है ग्वालियर और दूसरा है इंदौर, एक है ग्वालियर और दूसरा है इंदौर। देन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अ सिटीजन शुड हैव कंप्लीट द एज ऑफ, राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए किसी भी नागरिक को कितनी आयु पूरी कर लेनी चाहिए? मतलब न्यूनतम आयु का क्राइटेरिया पूछा गया है किसके लिए? राष्ट्रपति के लिए। तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है ये। इसमें क्या है? 35 ईयर्स, 35 ईयर्स। और अगर कोई मैक्सिमम पूछ ले तो याद रखिएगा नो लिमिट, मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं बताई गई है। मिनिमम लिमिट बताई गई है 35 वर्ष कि भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष की आयु को पूर्ण कर लेना चाहिए। और याद रखिएगा 30 वर्ष किसके लिए है? अगर आप राज्यसभा के सांसद बनना चाहते हैं या विधान परिषद के सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए 30 वर्ष है। और 25 वर्ष किसके लिए है? जब आप लेजिस्लेटिव असेंबली मतलब राज्य की जो विधानसभाएं हैं या लोकसभा का आप सदस्य बनना चाहते हैं तो न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और याद रखिएगा एक और मैं आपको बता दूं, 21 वर्ष। लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जिसकी अभी मैं बात कर रहा था ना, अगर उसमें चुनाव आप लड़ना चाहते हैं, ठीक है, जैसे प्रधान का चुनाव लड़ना चाहते हैं, शहर के मेयर का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए? 21 ईयर्स। देन a member of parliament will lose his membership of parliament if he is continuously absent from sessions for, एक जो संसद का सदस्य है वो अपनी सदस्यता खो देगा अगर वो कितने दिनों तक बिना बताए एब्सेंट रहे। तो दोस्तों ये जो क्राइटेरिया है ये 60 दिन का क्राइटेरिया है। 60 दिन तक कोई भी संसद का सदस्य अगर बिना बताए गायब है, देखो बता करके गायब है तो एक अलग बात है, बिना बताए संसद के पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और वो अगर 60 दिनों तक गायब रहता है तो वो अपनी सदस्यता खो देगा, सदस्यता से वंचित हो जाएगा। देन राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज, इसका गठन कब किया गया था? तो दोस्तों नेशनल कमीशन ऑफ माइनॉरिटीज जो है उसका गठन किया गया था 1992 में। और माइनॉरिटी का मतलब क्या है? अल्पसंख्यक। तो भारत में 6 जातियां जो हैं वो अल्पसंख्यक में रखी गई हैं। ये कौन कौन सी हैं? तो दोस्तों ये है मुस्लिम, सिख, पारसी, मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, बुद्धिस्ट, याद रखिएगा बुद्धिस्ट हो गया, देन मुस्लिम हो गया, सिख हो गया, पारसी हो गया, बुद्धिस्ट हो गया, क्रिश्चियन हो गया, क्रिश्चियन, और सबसे लास्ट में ऐड किया गया था जैन को। तो ये 6 जो हैं, ये 6 जातियां भारत में क्या हैं? अल्पसंख्यकों में आती हैं। तो इनके वेलफेयर के लिए एक आयोग का गठन किया गया जिसका नाम रखा गया, ठीक है, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, जो कि 1992 में स्टैब्लिश हुआ है। और इस समय इसके चेयरमैन कौन है? इस समय इसके चेयरमैन है दोस्तों गहरूल हसन। मैं नाम लिख देता हूं इनका, श्री GHAYORUL, गहरूल हसन। ये इस समय इसके क्या हैं? चेयरमैन है दोस्तों, याद रखिएगा। देन सोशलिज्म सक्सीड्स इन अचीविंग, जो समाजवाद है ये कब सफल हो सकता है? तो समाजवाद सफल तब हो सकता है जब इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम हो, मतलब ना कोई गरीब हो ना कोई अमीर हो, इनकम का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो इस तरह हो कि सभी बराबर हों। या अब देखो ऐसा तो हो नहीं सकता कि सभी बराबर हों, लेकिन ये मिनिमम से मिनिमम अगर है तभी सोशलिज्म सक्सीड हो सकता है, वरना कभी भी सोशलिज्म सक्सीड नहीं हो सकता है। इस बात को आप लोग याद रखिएगा। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम इन अ सोसाइटी है तभी सोशलिज्म क्या है? सफल है, सक्सीड है। देन द प्रपोजल फॉर द क्रिएशन ऑफ न्यू ऑल इंडिया सर्विसेज कैन बी कंसिडर्ड ओनली, नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के प्रस्ताव पर ही विचार किया जा सकता है। कब विचार किया जाएगा नई ऑल इंडिया सर्विसेज? देखिए इस समय ऑल इंडिया सर्विसेज हैं 3। अगर हम ऑल इंडिया सर्विसेज AIS की बात करें तो एक है IAS, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, एक है IPS, इंडियन पुलिस सर्विसेज, और एक है IFS, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। याद रखिएगा IAS IPS आज़ादी के पहले भी अवेलेबल थी और आज़ादी के बाद एक नई ऑल इंडिया सर्विस क्रिएट करी गई थी, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज। अब ऐसे ही मान लीजिए कोई चौथी आपको सर्विस बनानी है तो कब बना सकते हैं, कब विचार कर सकते हैं?
तो विचार कर सकते हैं इफ द राज्यसभा पासेज अ रेजोल्यूशन बाय 2/3 मेजॉरिटी, अगर राज्यसभा उस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास करती है तो हम क्या कर सकते हैं, एक नई ऑल इंडिया सर्विस को बनाने पर विचार कर सकते हैं। देन द अथॉरिटी टू स्पेसिफाई विच कास्ट शैल बी डीम्ड टू बी शेड्यूल कास्ट रेस्ट विद द, मतलब किसी भी जाति को शेड्यूल कास्ट के अंतर्गत लाने का अधिकार ये किसको है, तो दोस्तों ये अधिकार जो है ये किसके पास है, देश के राष्ट्रपति के पास ये अधिकार है कि वो डिफाइन कर सकता है कि कोई भी जो कास्ट है वो हम एससी में हैं या नहीं है, वो डिफाइन कर सकता है। और ये पावर उसको 314 सब आर्टिकल 1 के अंतर्गत प्रदान की गई है। ये जो पावर है किसके अंतर्गत है, 314 सब सेक्शन 1, याद रखिएगा। देन केरल उच्च न्यायालय की सीट पर स्थित है, केरला हाई कोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पर है, वो है दोस्तों कोच्चि। कहाँ पर है, कोच्चि में है। और याद रखिएगा इसकी कोई भी बेंच नहीं है। और ये कवर केरला को तो कवर करता ही है, केरला के साथ में लक्षद्वीप जो कि हमारे देश में यूनियन टेरिटरी है इसको भी कवर करता है। मतलब लक्षद्वीप का भी कोई मामला होगा तो एक तरीके से लक्षद्वीप का भी हाई कोर्ट कौन सा है, केरला हाई कोर्ट, जो कहाँ पर स्थित है, कोच्चि में स्थित है। देन लोकसभा के पहले स्पीकर थे, द फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के स्पीकर मतलब लोकसभा के अध्यक्ष भी हम कह सकते हैं। तो ये कौन थे, जीवी मावलंकर। जीवी मावलंकर ये लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे, इस बात को आप सभी लोग याद रखिएगा, ठीक है। लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन, जीवी मावलंकर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी डील्स विद, सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी एक तरीके से सामाजिक अनुबंध सिद्धांत, तो ये किसको दर्शाता है, ये एक स्टेट से मतलब एक राज्य बनता है। एक राज्य कैसे बनता है, आप देखते हैं आपकी सरकार है, आपके लिए काम कर रही है, तो एक सोशल टच आपका उसके साथ है या नहीं है। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या करती है, लोगों को एक अथॉरिटी से जोड़ने का कार्य करती है। तो ये एक स्टेट के निर्माण में सहायक होती है, तो इसे ही हम सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी के नाम से जानते हैं। तो सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी क्या है, किसी स्टेट के ओरिजिन से संबंधित है। देन The Supreme Court of India offers advice to the President on matters of legal, public और constitutional importance based on, मतलब भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, मतलब जो उच्चतम न्यायालय है, वो सलाह देता है किसको, राष्ट्रपति को। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं उसके सलाहकारी क्षेत्राधिकार की। राष्ट्रपति को सलाह दे सकता है कौन, सुप्रीम कोर्ट। तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, ये आता है आर्टिकल 143 के अंतर्गत। अनुच्छेद 143 ये बताता है कि राष्ट्रपति को जब भी किसी भी लीगल मैटर पर, लीगल, पब्लिक, कॉन्स्टिट्यूशनल इंपॉर्टेंस के मैटर पर अगर कोई लीगल एडवाइस चाहिए तो वो किससे ले सकता है, सुप्रीम कोर्ट से ले सकता है। देन वायलेशन ऑफ रूल ऑफ लॉ अराइजेज मोस्टली फ्रॉम, रूल ऑफ लॉ क्या होता है दोस्तों, कानून का शासन। देखिए हम और आप दोनों लोग इस समय किस में बंधे हुए हैं, एक लॉ में बंधे हुए हैं, रूल ऑफ लॉ। भारत में कहा जाता है, जैसे आपसे पूछ लिया जाए किसका शासन है, तो आप क्या बताओगे, राष्ट्रपति का शासन है, प्रधानमंत्री का शासन है, नहीं, व्यक्ति का शासन नहीं है, नियम का शासन है। क्योंकि वो व्यक्ति भी जो अपने पद पे बना है वो किसी ना किसी नियम से आया है। राष्ट्रपति बना है तो राष्ट्रपति बनने के भी नियम है, प्रधानमंत्री बना है तो कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री कैसे बन सकता है, इसके भी नियम है। तो हम और आप जो घिरे हुए हैं, बंधे हुए हैं, वो किससे, कानून से बंधे हुए हैं। तो हम पर कोई शासन नहीं कर रहा है, हम पर बनाए गए नियम ही शासन कर रहे हैं। इसे ही हम रूल ऑफ लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, रूल ऑफ लॉ। तो रूल ऑफ लॉ कैसे वायलेट होता है, तो लैक ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। रूल ऑफ लॉ में अगर चेक्स और बैलेंसेस नहीं है, मतलब आपने ऐसे रूल्स बना दिए जिनको चेक नहीं किया, जो सही नहीं है, या नियम में कोई बैलेंस, कोई स्थिरता नहीं है, तो भी क्या होगा, इनका उल्लंघन होता रहेगा, याद रखिएगा। तो टाइम टाइम पर, इसी के लिए आप देखते हो कानूनों को समय समय पर, समय की आवश्यकता के अनुसार उनको बदला जाता रहता है। तो चेक करते रहो, बदलते रहो, अगर नहीं बदलोगे तो चीजें क्या हो जाएंगी, बदल जाएंगी। देन दोस्तों, द फंडामेंटल राइट्स कैन बी सस्पेंडेड बाय द, मौलिक अधिकारों का निलंबन किया जा सकता है किसके द्वारा, पहली बात तो कब होगा, ये आर्टिकल 352 के अंतर्गत आता है। जब नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी, राष्ट्रीय आपातकाल घोषित कर दिया जाएगा, तो उस समय मौलिक अधिकार क्या हो जाते हैं, निरस्त हो जाते हैं। तो इनको निरस्त करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है, क्योंकि जो इमरजेंसी है उसको भी लगाने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास है। देन
द मेन रीजन फॉर द ग्रोथ ऑफ कम्युनलिज्म, सांप्रदायिकता। सांप्रदायिकता का मतलब है दोस्तों दो संप्रदायों के बीच में कोई तनाव। जैसे इंडिया में बात करें तो हिंदू मुस्लिम में आप देखते रहते हो तनाव होता रहता है। तो ये कम्युनलिज्म के जो मेन रीजंस हैं वो क्या हैं? तो दोस्तों इसके मेन रीजन है एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस ऑफ माइनॉरिटी ग्रुप। अभी मैंने जो माइनॉरिटी ग्रुप बताए थे 6 माइनॉरिटी ग्रुप, तो एजुकेशनल और इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो उनकी है ये सबसे बड़ा रीजन है सांप्रदायिकता बढ़ने का। क्योंकि एक व्यक्ति जो बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, जो बहुत ज्यादा रिच होगा तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, बिजनेसमैन होगा। और एक बिजनेसमैन अगर जातिवाद पे ध्यान देगा तो उसका बिजनेस कहां से चलेगा? ठीक है, अच्छा खासा पढ़ लिख जाएगा तो उसको सारे कॉन्स्टिट्यूशन सारे लॉस पता होंगे, तो भी क्या होगा, वो सांप्रदायिकता के चक्कर में नहीं पड़ेगा। तो ये जो मेन रीजन है ये सांप्रदायिकता बढ़ने के हैं। देन अ रिटायर्ड जज ऑफ अ हाई कोर्ट इज नॉट परमिटेड टू प्रैक्टिस एज अ लॉयर। हाई कोर्ट का जो जज है, देखिए जज बनने के लिए कि भी आपके पास कौन सी डिग्री होनी चाहिए? LLB, मतलब लॉ की डिग्री होनी चाहिए। और लॉ की डिग्री है तो आप एडवोकेट भी बन सकते हो, अपनी खुद की प्रैक्टिस कर सकते हो। तो हाई कोर्ट के पद से वो रिटायर हो गया। अब बात आती है रिटायर होने के बाद क्या वो प्रैक्टिस कर सकता है? तो यस, वो प्रैक्टिस कर सकता है अगर वो उच्च न्यायालय का है। लेकिन कहां प्रैक्टिस नहीं कर सकता? जिस हाई कोर्ट से वो रिटायर हुआ है या जहां का वो परमानेंट जज है वहां पर प्रैक्टिस नहीं कर सकता है। उसको छोड़ करके देश के किसी भी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में वो प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन एक बात मैं यहां पर और बताना चाहूंगा, अगर सुप्रीम कोर्ट का वकील है तो याद रखिएगा वो पूरे देश में कहीं पर भी किसी भी कोर्ट में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाई कोर्ट का तो चलो अपना हाई कोर्ट छोड़ करके कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का कहीं पर भी प्रैक्टिस नहीं कर सकता रिटायर होने के बाद में। देन तो वही बता दिया मैंने। देन राष्ट्रपति के कार्यालय की रिक्ति को भर देना चाहिए। अगर प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट हो जाती है, प्रेसिडेंट की सीट वैकेंट होते ही कौन संभाल लेता है पद? वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट कैसे काम करने लगेगा? एक्टिंग प्रेसिडेंट बन के काम करने लगेगा। लेकिन जो ये सीट वैकेंट है इसको कितने समय तक भर लेना चाहिए? तो इसके लिए मैक्सिमम जो क्राइटेरिया है वो 6 मंथ का है। 6 महीने के अंदर हर हाल में इस रिक्ति को भर देना चाहिए। देन इन विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द फंडामेंटल ड्यूटीज आर एनश्राइंड। संविधान के किस भाग में फंडामेंटल ड्यूटीज या मौलिक कर्तव्यों को डिफाइन किया गया है? तो दोस्तों ये डिफाइन किया गया 4th A। अब A है तो मतलब बाद में जोड़ा गया। कब जोड़ा गया इसे? संविधान के 42वें संशोधन 42nd अमेंडमेंट। और 42nd अमेंडमेंट कब होता है? 1976 में, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान के नाम से भी जानते हैं। और 10 मौलिक ड्यूटी को जोड़ा गया था, 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। यहाँ पर 11वां जो मौलिक कर्तव्य है 11th फंडामेंटल ड्यूटी 86th अमेंडमेंट 2002 में जोड़ी गई। इस बात को भी आप लोग याद रखिएगा। देन हु डिस्क्राइब द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 एज अ न्यू चार्टर ऑफ बॉन्डेज। मतलब किसने ये कहा था? बॉन्डेज का मतलब होता है बंधना, ठीक है। तो 1935 का ये जो चार्टर है, ठीक है, जो अधिनियम आया था, ये एक नया चार्टर है बंधन का, लोगों को बांधने का, एक तरीके से बंधुआ मजदूर बनाने का। तो ये बात कही थी पंडित जवाहरलाल नेहरू के ने, जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बने। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट एज पर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारतीय संविधान के अनुसार इनमें से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? तो दोस्तों राइट टू एजुकेशन, तो वही मैंने बताया ना 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको भी जोड़ दिया गया था, ठीक है। देन 21A के अंतर्गत आता है। राइट टू इंफॉर्मेशन नहीं है दोस्तों, ये 2005 में आया था। ये लीगल राइट तो है लेकिन ये क्या नहीं है दोस्तों, ये फंडामेंटल राइट नहीं है। राइट टू स्पीच है 19A के अंतर्गत आपको मिलता है। राइट टू लाइफ, ये भी आर्टिकल 21 के अंतर्गत आपको मिलता है, राइट टू लाइफ एंड राइट टू पर्सनल लिबर्टी। देन दोस्तों आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का संरक्षक कौन है? कौन उसकी सुरक्षा करेगा हमेशा? तो कस्टोडियन। जैसे आपके पास कोई ज्वेलरी है वो रख करके बैंक में आते हो, तो कस्टोडियन कौन हो गया? बैंक हो गया कस्टोडियन। बैंक उसका ध्यान रखेगा, याद रखेगा। तो सेम एज कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो ना हो ये सब चीजें कौन देखेगा? ये देखता है दोस्तों सुप्रीम कोर्ट। तो यहां पर अगर ऑप्शन के बिहाफ पे बात करें तो बात आती है चीफ जस्टिस। हालांकि याद रखिएगा नॉमिनल की बात करें, नॉमिनल मतलब नाम मात्र का, नॉमिनल कस्टोडियन कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। नॉमिनल कस्टोडियन प्रेसिडेंट होता है। लेकिन रियल में अगर हम आइडियल की बात करें तो आइडियल कौन होता है दोस्तों? सुप्रीम कोर्ट होता है। तो सुप्रीम कोर्ट में मेन कौन है? चीफ जस्टिस है। तो याद रखिएगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया संरक्षक होता है। देन अगला क्वेश्चन है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया वाज फॉर्मुलेटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। भारत की संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पे किया गया था? तो दोस्तों ये कैबिनेट मिशन की सिफारिश पे किया गया था
1946 में। कैबिनेट मिशन ने ही कॉन्स्टिट्यूट असेंबली को फॉर्म करवाया था। ये बहुत बड़ी बात है, याद रखिएगा, क्योंकि इसके पहले जितने भी मिशन आए थे वो संविधान सभा का गठन करने में नाकामयाब रहे थे। तो ये था जिसने क्या किया था, इसको फॉर्म करवाया था। तो दोस्तों आशा करता हूं ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। जैसा भी हो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और किस तरह के वीडियोस आपको चाहिए पॉलिटी से रिलेटेड आप कमेंट करके बताइए, मैं आपके लिए बनाऊंगा। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही है। ये नंबर आप सभी लोग अपने पास रखिएगा। आपको करियर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो एक गाइडली का फ्री मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप इस नंबर पे कॉल करके अपने पढ़ाई से रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस सेशन में इतना ही है। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.